हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शिखा। सो होप बच्चों आप लोग जो हैं अच्छे से होंगे। आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। तो थोड़ी सी हेल्प मैं आप लोगों की कर रही हूँ ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट है एग्ज़ाम से पहले सारे क्लियर हो जाएं, आपको पता लग जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमने बच्चों पिछली वीडियो में किया था 4 मार्क्स के क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। सो टुडे वी डू द पार्ट नंबर 2। सो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने 13 क्वेश्चन करना है यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी बच्चों आपको इस टाइप की इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको सबसे पहले मान लो आई। जब भी हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करते हैं तो हम उसको क्या मान लेते हैं, आई। तो यहाँ पे हो जाएगा x+1, x+2 एंड आपके पास क्या है बच्चों यहाँ पे x+3। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो ये फंक्शन हमने माना ये हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को सॉल्व आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यहाँ पे लिख लेंगे 1/, ये इंटीग्रेशन और dx को हटा के हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 1/1+x, सॉरी x+1। आगे यहाँ पे आ जाएगा x+2 और आ जाएगा x+3 और इजिकल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करनी होती है, वैल्यूज निकालनी होती है ए बी सी की। तो यहाँ पे हम a मानेंगे, जो a होगा उसके नीचे हम ये फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे x+1। ओके, फिर प्लस में हम लिखेंगे यहाँ पे b, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, ये वैल्यूज ये फैक्टर्स जो किए हुए हैं x+1 x+2 x+3। तो यहाँ पे सबसे पहले a के ऊपर a के नीचे लिखेंगे x+1 प्लस b के नीचे लिखेंगे हम x+2, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे c के नीचे बच्चों x+3। ओके, ये तो था कि इसके लिए मतलब अगर आपकी इस टाइप की फॉर्म आई तब तो ये आप लोग इस तरीके से लिखोगे तो इजी मेथड है, ठीक है। बट अगर मान लो बच्चों आप लोगों के पास ऐसा क्वेश्चन आ गया 2x+5 डिवाइड में आप लोगों के पास आ जाए x-a और x-a नहीं, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, यहाँ पे अपनी तरफ से एग्जांपल ले रही हूँ x-2 x-3। तब भी आप लोगों ने यही लगाना है, क्योंकि अगर यहाँ पे नीचे आपके इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप का हुआ ना, x माइनस में x-3 ऐसे अलग अलग हुए, तो आप लोग इसको भी कैसे सॉल्व आउट करोगे, तो इसको भी आप लोगों ने किस फॉर्म में लिखना है, ऐसे a/x-2 प्लस b/x-3। ओके, तो ये थी आपकी फर्स्ट फॉर्म। अब आपकी आ जाएगी सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म मान लो अगर आपके पास ऊपर सेम ही आ गया 2x+5 और नीचे आपकी इस तरीके की फॉर्म बनती हो x-2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका इसका फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा, फंक्शन बनेगा, तो वो होगा a/x+2 एक टाइम, x+2 का स्क्वायर है ना, x+2 एक टाइम प्लस b लगा के जो ये फंक्शन है इसको हम लिख देंगे x-2 का स्क्वायर। एक बार हम उसको विदाउट स्क्वायर लिखेंगे, जब b के नीचे लिखेंगे तब हम उसका स्क्वायर ले लेंगे। यह है इसकी सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आपकी होती है, मान लो ऊपर सेम ही है, ओके, और नीचे आपका आ जाए बच्चों यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे x-a, मतलब यहाँ पे ले लो x-2 और यहाँ पे आपका आ जाए बच्चों कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे x² + 5x + 2 ऐसे। तब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो फर्स्ट ये वाली टर्म होगी ना, तो ये तो a के नीचे ही आएगी। बट जब हम ये सेकंड टर्म को लिखेंगे तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे दो टर्म्स आएंगी, b और c आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितने रूट्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे। तो जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे जो x-2 है इसके ऊपर a, इसको a के नीचे लिखेंगे और इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे bx+c डिवाइड में x² + 5x + 2। ओके, तो आप लोगों ने इस तरीके से लिखना है। ये आपकी 3 फॉर्म्स है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप लोगों ने इन 3 फॉर्म्स को अपने दिमाग में बिठा के रखना है। आज मैं आप लोगों को जो है इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो करवाऊंगी यहाँ पे। तो जैसे मैं फर्स्ट फॉर्म करवाऊंगी इसको अच्छे से देख लो, वैसे ही आप लोगों सेम करना है, बस जो मैंने आपको फॉर्म्स बताई है वही का आप लोग यूज़ करके सेम ही आप लोगों ने कर देना है, ठीक है। आज मैं डिटेल में आप लोगों के साथ जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म करवाने जा रही हूँ, ताकि एग्जाम में आप लोगों कि अगर कोई भी फॉर्म आ जाए आप लोग उसको अच्छे से कर पाओ। ओके, इतना आ गया बच्चों। उसके बाद हमने क्या करना होता है, जो ये हमारे पास ये वाली टर्म होती है ना डिनोमिनेटर में x+1 x+2 x+3, इसको क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली जो राइट हैंड साइड है, इन दोनों साइड हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे मल्टीप्लाई x+1
x+2 x+3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा x+1 x+2 x+3। डिवाइड में आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पे x+1 x+2 x+3 इज इक्वल टू, यहाँ भी हम क्या करेंगे, ए के साथ बी के साथ और सी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ गया x+1 x+2 x+3। ऐसे अब हम करेंगे बी के साथ, तो कर दो x+1 x+2 x+3। डिवाइड में क्या था बच्चों आप लोगों का यहाँ पे x+2। ऐसे अब हम सी के साथ करेंगे x+1 x+2 x+3 और डिवाइड में आपका क्या है यहाँ पे सी के नीचे x+3। उसके बाद यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1, इधर से ये कैंसिल आउट, यहाँ से आपका क्या बचेगा a x+1 x+2 x+3। इधर से x+2 कैंसिल आउट, यहाँ से आपका क्या बच जाएगा b, यहाँ से x+1 और आपका बचेगा x+3। उसके बाद यहाँ से x+3 कैंसिल आउट, यहाँ से आपका बच जाएगा c x+1 और x+2। ओके, इतना करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, आपका मेन काम अब स्टार्ट होगा कि आप लोगों ने a b c की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए आपके दो मेथड्स होते हैं, या तो आप लोग क्या करो, ये x+2 है x+3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x+1 x+3 को मल्टीप्लाई करो, x+1 x+2 को मल्टीप्लाई करो, और यहाँ से मतलब a को फिर मल्टीप्लाई करो, फिर b को इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर c को इनके साथ मल्टीप्लाई करो। एक दूसरा मेथड होता है आप लोगों का, फिर आप लोग इनके कोएफिशिएंट कंपेयर करते हो। एक दूसरा मेथड होता है, यहाँ पे देखो हमें वैल्यू चाहिए a की, तो हम एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सबसे पहले x को -2 पुट कर देंगे। ठीक है, अगली बार हम क्या करेंगे, या अगर a की वैल्यू निकाल, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे x को -2 पुट कर देंगे। अगर -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ सकती है। यहाँ पे ऐसे b को हम पुट करेंगे, ऐसे c के लिए पुट करेंगे। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पहले तो मैं ये इरेज कर देती हूँ ऊपर से। ठीक है, ये मैं इरेज कर रही हूँ ऊपर से। हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। अगर आप लोगों ने वैल्यूज नहीं पुट करनी है, इक्वेट करके करना है, तो वो भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे मैंने पुट किया, मैंने पुट कर दिया यहाँ पे x की वैल्यू कितनी, -2। तो पुट कर दो, हर एक जगह -2 पुट कर दो। यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 + 2, आगे क्या हो जाएगा -2 + 3, आगे क्या हो जाएगा +b, -2 + 1, आगे -2 + 3 प्लस c क्या हो जाएगा -2 + 1 एंड -2 + 2, ये हो जाएगा। तो देखो -2 + 2 ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे -2 क्या हो जाएगा 0, तो ये सारी टर्म भी क्या हो जाएगी c वाली 0। तो आपके पास क्या, ये भी 0 हो गया a वाला, और ये पूरा c वाला भी 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका बच जाएगा 1 = b, -2 + 1 कितना हो गया -1, 3 - 2 कितना हो गया बच्चों आपका यहाँ पे 1। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 = -b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई है -1। ओके, b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आप लोगों की -1। सो बच्चों यहाँ पे आपकी आ गई है b की वैल्यू कितनी -1। अब हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सारा मैं इरेज कर देती हूँ पहले। सो नेक्स्ट बच्चों हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या पुट किया था कितना -2। अब हम क्या करेंगे, a के साथ और क्या है 3। अब हम नेक्स्ट में क्या करूंगी, यहाँ पे ना जो x है उसको पुट कर दूंगी कितना -3।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे -3 पुट करूंगी ये तो ए क्या हो जाएगा 0, तो ये मैं नहीं लिख रही हूँ। अगर यहाँ पे -3 पुट करूंगी तो ये भी बी क्या हो जाएगा 0, सी वाला बचेगा आपके पास, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -3 + 1 और -3 + 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -3 + 2 कितना हो गया -2, -3 प्लस सॉरी ये -3 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है। -3 + 2 -1, सॉरी -2 -3 + 2 कितना हो गया बच्चा आपका -1, ओके। तो यहाँ पे हो गया 1 इज इक्वल टू 2 × 1 2 2c, यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/2, ओके। अब आपका बच गया कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, a की वैल्यू। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने 2 भी पुट कर लिया 3 भी पुट कर लिया, अब क्या बच गया 1। तो यहाँ अब नेक्स्ट में आप लोग क्या कर लो, 1 को x को -1 पुट कर दो, ठीक है। जो भी यहाँ पे साइन होता है ना, जैसे +2 है तो अगर +2 है ना तो आप लोगों ने -2 पुट करना है। अगर आपके पास -2 है तो आप लोगों ने +2 पुट करना है, क्योंकि आप लोगों ने उल्टा पुट करना है ताकि आपका वो कैंसिल आउट हो जाए। तो 1 इज इक्वल टू ए में पुट करो -1, तो -1 + 2, यहाँ पे पुट करोगे -1 + 3, यहाँ पुट करेंगे तो बी तो कैंसिल हो जाएगा, सी भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इज इक्वल टू 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 3 - 2 कितना हो गया 2। तो यहाँ पे आपका ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बच्चों 1/2। तो बी की वैल्यू आ गई आपकी कितनी यहाँ पे -1, ए की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2, ठीक है। सो मेरा हमारा काम हो गया, जो हमने मेन निकालने थे वैल्यूज़ किसकी, ए बी सी की, वो हमारी हो चुकी है। तो वो मैंने साइड में लिख दी वैल्यूज़। तो नेक्स्ट हम ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना, ये हमने जो फर्स्ट इक्वेशन जो मैं जहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था ना जिन इक्वेशंस को, हम वहाँ पे पुट करने वाले हैं, ओके। सो बच्चों आपका यहाँ पे आया था हमारे पास 1/x+1 x+2 एंड x+3, और इस साइड था आपकी यहाँ पे वैल्यू a/x+1 b/x+2 एंड c/x+3। तो हमने यहाँ पे जो है a b c की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 + x ये सेम ही लिख दोगे यहाँ पे और यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/2, तो साथ में क्या है x+1, b की वैल्यू कितनी आई है -1 x+2, c की वैल्यू कितनी आई है 1/2 x+3। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, दोनों सभी के साथ हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा dx x+1 x+2 x+3, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 आपका यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख लो, यहाँ पे आ जाएगा dx/x+1, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस dx/x+2, इधर क्या आ जाएगा 1/2 बाहर लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ x+3, और इस सारी की वैल्यू को हमने क्या माना था i, तो यहाँ पे इसको i लिख दो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x+1। तो यहाँ पे आप लोगों ने इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन में आप लोगों ने क्या देखना है बच्चों, अगर नीचे वाले का अगर हम डेरिवेटिव करें ना तो ऊपर वाला ही बन जाए। मीन्स अगर हम x+1 का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 + 0 कितना हो गया 1। तो मतलब अगर हम नीचे वाले x+1 का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ऊपर क्या है हमारे पास कुछ नहीं, मतलब 1 नहीं है। तो अगर हम नीचे वाले का डेरिवेटिव करें 1 आ रहा है, ऊपर वाला ही आ रहा है, तो उसकी जो इंटीग्रेशन होती है बच्चों वो हो जाती है लॉग लगा के, जो नीचे वाला होता है उसको हम लिख देते हैं, लॉग लगा के हम लिख देते हैं x+1। तो ये भी आपकी एक ट्रिक है, ठीक है, लॉग का। तो यहाँ पे देखो नीचे अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर वाला ही बन रहा है, मतलब 1 नहीं बन रहा है, तो ये भी हम क्या लिखेंगे लॉग लगा के जो नीचे वाला है, ठीक है, +1/2, ये इसका डेरिवेटिव भी सेम आ रहा है log x+3। यहाँ भी छोड़ सकते हो, इसमें आप लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि n log m क्या होता है, log m की पावर, मतलब जो ये आगे होता है इसकी पावर में चला जाता है, इसको आप ऐसे लिख दो, इसको भी आप लिख सकते हो n log m, इसको पावर में लिख दो, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग जो है इंटीग्रेशन छोड़ सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म कर दिया। अगर आगे करना है तो आगे आगे भी हो सकता है, बट हमारा मेन काम था इंटीग्रेशन करने का, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। बट मैं बता दूँ आप लोग और क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लगा सकते हो log m - log n, तो वो क्या होता है log m/n। उसके बाद क्या करोगे log m/n, मतलब ये आपका जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा ऐसे x+2, और ये √1/2 को हम यहाँ पे अंडर लिख देंगे और ये प्लस में आ जाएगा, तो ये फिर से इसमें क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो बट हमें इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है,
हमसे सिंपल बोला गया है कि आप लोग इसकी इंटीग्रेशन निकालो, तो वो हम इवेलुएट कर चुके हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को करने से पहले आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है, जो मैं आपको बता रही हूँ, वैसे तो आप लोगों को शायद स्कूल में बताई होगी। आई लेट, आई लेट, तो जो ये आईलेट है ना, इन सभी के नाम हैं। तो जो पहले आएगा उसको हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, जो उसके बाद में आएगा उसको हम सेकंड फंक्शन। तो ये बच्चों आपका होता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स मतलब कोई आपका टेन इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स हो गया, ये होता है आपके लॉग वाले फंक्शन। जैसे लॉग एक्स हो गया आपका, लॉग 2x हो गया, ये आपका होता है बच्चों अलजेब्रिक फंक्शन। जैसे आपका कोई एक्स हो गया, 3x हो गया, 4y हो गया, 2a, कुछ भी ले लो। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह। और ये एक्सपोनेंशियल है तो ये होता है ई एक्स, ठीक है। सो हमने जो है इस ट्रिक से जो है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन देखते हैं। सो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को ही देख लो, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कौन सा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बताओ ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे है और एक्सपोनेंशियल आपका यहाँ पे है, तो ट्रिग्नोमेट्री पहले आया ना यहाँ पे कि एक्सपोनेंशियल, तो ट्रिग्नोमेट्री पहले आया। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले को हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल वाले को हम क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन। बस मेन काम है आप लोगों ने आई लेट में से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन ढूंढना है। ओके, तो जो भी पहले आएगा तो उसको हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और जो सेकंड में आएगा उसको हम मानेंगे बच्चों क्या, कौन सा फंक्शन, सेकंड फंक्शन। ओके, तो चलो उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला ही बता देती हूँ कि हम फर्स्ट तो मान लिया ये वाला, और सेकंड होगा आपका ये। तो यहाँ पे अगर आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो कैसे करनी है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन हम कर देते हैं किसकी, सेकंड फंक्शन की, ठीक है। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है dx माइनस, डेरिवेटिव करेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट का, और इंटीग्रेशन हम करेंगे बच्चों किसकी, सेकंड की, और यहाँ पे आ जाता है डेरिवेटिव, और फिर इस पूरे का डेरिवेटिव होता है, इस सॉरी इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे की क्या होती है, इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर इस पूरे की क्या होती है, इंटीग्रेशन। बस इसी को हम अब यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो चलो करते हैं अप्लाई। तो इसको सबसे पहले तो मान लो आई। बच्चों ये मेथड जो है ध्यान से देखना है, ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो फर्स्ट ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। क्योंकि अगर आपका ये एक क्वेश्चन हो गया, अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए ना, आप आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन क्या है, cos 5x, इंटीग्रेशन किसकी होगी, सेकंड फंक्शन की, माइनस डेरिवेटिव किसका होगा, फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन किसकी होगी, सेकंड फंक्शन की, और इस पूरे की क्या होगी, इंटीग्रेशन। तो ये हमने लगा दिया फॉर्मूला। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों का आई ही चलेगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा cos 5x, ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ थ्री की ई की पावर 3x क्या होती है बच्चों, ई की पावर 3x ही होगी, और अगेन डेरिवेटिव किसका होगा, 3 की पावर 3x का, और जो भी इसका डेरिवेटिव होगा वो कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में। तो डेरिवेटिव करो 3x का क्या होता है 3, तो इसको मैं लिख दूंगी यहाँ पे डिवाइड में, माइनस इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव किसका करेंगे, cos 5x का, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन 5x आ जाएगा, और फिर से डेरिवेटिव किसका होगा, 5x का, तो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5। तो यहाँ पे डॉट लगा के मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 3x का, तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर 3x, और फिर से 3x का डेरिवेटिव होगा, तो वो जाएगा आपका कहाँ पे, डिवाइड में। ओके, तो ये होगी आपकी फर्स्ट स्टेप की इंटीग्रेशन। अब इसको ऐसे रहने दो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस, और 5 और 3 कांस्टेंट है तो इसको मैं यहाँ पे बाहर लिख लेती हूँ। अंदर क्या बचेगा आपका, साइन 5x और e की पावर 3 dx। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करनी थी अब हमने, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए अब हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये क्या होगा आपका सेकंड फंक्शन। ध्यान से देखना बच्चों क्वेश्चन, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा cos 5x e की पावर 3x बाई 3, ये 5/3 ऐसे आ जाएगा। तो इस पे लगा दो, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे हम यहाँ पे। तो फर्स्ट फंक्शन कितना है बच्चों, साइन 5x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का क्या हो जाएगा, e की पावर 3x बाई 3, माइनस डेरिवेटिव हम करेंगे फर्स्ट का, तो ये वो कितना होगा,
कॉस 5x, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव ऑफ 5 का क्या हो जाएगा 5, इंटीग्रेशन ऑफ फिर से करेंगे e की पावर 3x का, तो वो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी e की पावर 3x डिवाइड में 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से इसकी क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन। इतना समझ आ गया। उसके बच्चों आपका यहाँ पे फिर से ये वाला हम ऐसे लिख देंगे कॉस 5x e की पावर 3x/3। अब क्या करेंगे, अगली टर्म को भी ऐसे लिख दो, ये वाली टर्म भी आप लोग ऐसे लिख देंगे। ये 5/3 बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x e की पावर 3x dx। अब देखो, आप देख रहे हो जो हम लेके चले थे i इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू e की पावर 3x कॉस 5x, यही आ गया फिर से। तो फिर से ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, फिर से हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो ऐसे तो ये इंटीग्रेशन कभी खत्म ही नहीं होगी। तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू आई ना cos 5x e की पावर 3x, इसको हमने क्या माना था, सबसे पहले i माना था। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे बच्चों i, बाकी आप सारा सेम लिख दोगे। सारा आप लोग सेम लिखोगे, बस वहां पे आप लोग क्या पुट कर दोगे उसकी वैल्यू i, 5/3 i। ओके, अब आप क्या करोगे, इस 5/3 को ना इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दोगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दोगे। तो उसके लिए मैं ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलो इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था i, इस साइड आपका चल रहा है cos 5x e की पावर 3x/3। अब हम क्या करेंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 5/9 साइन 5x e की पावर 3x। इस 5/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 25/9i। और अब हम क्या करेंगे, आई वाले एक साइड ले जाओ तो ये आ जाएगा 25/9i, और ये जो है आप लोगों का बाकी सेम बच जाएगा, ये और ये वाली टर्म सेम आ जाएगी। मैं लिख नहीं रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेम। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग इसका एलसीएम ले लोगे, 1 और 9 का एलसीएम आ गया 9, तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा 9i प्लस 25 9, यहाँ पे फिर से आप लोगों का सेम ही आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 34/9 i9 इज इक्वल टू सेम आ जाएगा। बट अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू बच्चों, आई की वैल्यू। तो बस 34/9 को आप ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो ये आपको उल्टा हो जाएगा 9/34, और एंड में आप लोग जो ये सारी वैल्यूज़ है जो सेम सेम चल रही थी उसको आप लोग ऐसे ब्रैकेट में लिख देना। बस आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ओके, और साथ में ना कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज़रूर लगाना सभी के पीछे, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो है हम जो है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं प्लस सी में, यहाँ पे आप लगाना प्लस सी। तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ अगर कोई भी आ गया आप लोग इजीली कर पाओगे। तो चलो नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों आप लोगों का यहाँ पे। तो बच्चों ये आपका होमोजीनियस का इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में से है x² dy माइनस 3x² प्लस xy प्लस y² dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन दी हुई है यहाँ पे आपको y की, ये आपने पुट करनी होती है। सो चलो सबसे पहले हम इस फंक्शन को लिखेंगे dy/dx की फॉर्म में। हम क्या करेंगे, बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है जो सॉरी पहले dy/dx नहीं, यहाँ पे हम जो है x² dy को ऐसे रहने देंगे, और ये वाली सारी टर्म को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। ये आपका माइनस का, ये आपका हो जाएगा बच्चों किसका, प्लस का 3x² प्लस xy प्लस y² एंड dx। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे dy/dx। तो हम dx को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और x² को ले जाएंगे राइट हैंड साइड। तो आपकी यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी dy/dx इज इक्वल टू 3x² प्लस xy
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस इक्वेशन को चेक करने के लिए हम सब, क्योंकि अब हम यहाँ पे जो रूल लगाने वाले हैं वो रूल तभी लगेगा अगर जो इक्वेशन होमोजीनियस होगी। तो होमोजीनियस फाइंड आउट करने के लिए होमोजीनियस की होती है बच्चों की वाई बाय एक्स की फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम वाई बाय एक्स की फॉर्म में हम क्या लाने के लिए क्या करेंगे, और जो ऊपर वाली टर्म है उसको भी एक्स एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे, और जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर उसको भी हम एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वाले को कर दो ऊपर वाले को एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, ये सभी को करना है, सभी टर्म्स को करना है। नीचे कर दो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ से एक एक्स कैंसिल, और यहाँ से ये तो दोनों ही कैंसिल आ गए। तो यहाँ पे आपका बचा 3 प्लस आगे बच गया आपका y बाय एक्स, आगे बच गया आपका y का भी स्क्वायर है एक्स का भी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं y अपॉन एक्स का स्क्वायर, और नीचे तो आपका बच गया है 1। तो ये आपकी y बाय एक्स की फॉर्म में आ गई इक्वेशन। तो आप लिख दोगे देयरफॉर इट इज द होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, इट इज द होमोजीनियस इक्वेशन। सो होमोजीनियस इक्वेशन को करने के बाद अब हम करेंगे इसका सोल्यूशन। तो चलो करते हैं हम सोल्यूशन। तो स्टेप लर्न करने हैं आपने यहाँ पे कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए होमोजीनियस वाला, तो आप लोगों ने उसको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो आप लोगों को पता कैसे लगा कि इसे हम होमोजीनियस करेंगे। एक आपका आ जाता है, वो कौन सा होता है बच्चों, वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला। तो जो आपकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली इक्वेशन होती है वो आपके यहाँ पे होती है डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में, आपको वो पहले ही गिवन होगा, और साथ में यहाँ पे आपको एक कोई वाई का कोफिशिएंट दिया होगा, और यहाँ पे आपको कोई भी टर्म दी होगी, ठीक है। सो इस टाइप की फॉर्म होती है, तो वो आप वहाँ पे आप लोगों ने लगाना है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला। ओके, सो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करेंगे, आप लोगों ने लेट करना है यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स। क्या लेट करना है, y इज इक्वल टू वी एक्स। उसके बाद आपने बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे आपका लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ से आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। इतना आ गया बच्चों आप लोगों का। अब आप लोगों ने क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स जो आपका ऊपर आया था ना, जो ऊपर का वैल्यू आई थी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई थी बच्चों आप लोगों की, क्या वैल्यू थी वहां पे, 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये थी आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो वो वैल्यू अब हमने यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। समझ आ गया, ये वाली वैल्यू हमने कहाँ पे पुट करनी है। तो चलो यहाँ पे पुट कर दो, आपका जो डी वाई अपॉन डी एक्स आया है, तो वो आपका आया था बच्चों, यहाँ पे पुट करो 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड हम सेम ही चलाएंगे वी डी वी बाय डी एक्स। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो y की वैल्यू है ना, ये वी एक्स हमने माना था, यहाँ पे जहाँ भी आपके इस इक्वेशन में y दिख रहा है आप लोग वहाँ पे क्या पुट कर दोगे, वी एक्स। तो 3x स्क्वायर यहाँ पे आप पुट करोगे y की वैल्यू कितनी, वी एक्स। यहाँ भी पुट करोगे कितनी बच्चों, वी एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे आपका क्या था यहाँ पे एक्स स्क्वायर। इस साइड आप सेम ही लिख दोगे, तो आपकी इक्वेशन बन गई यहाँ पे 3x स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डिवाइड में आपका यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू यहाँ पे है वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। अब आप क्या करोगे, जो ये लेफ्ट हैंड साइड में है यहाँ सभी में जो है आपका एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है 3x स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, 3 बच रहा है प्लस वी, और क्या बच रहा है वी स्क्वायर, डिवाइड में क्या है एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू इधर क्या है वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। यहाँ से एक वी के साथ एक वी कैंसिल,
क्या बच गया, 3 + v² इज इक्वल टू एक्स dv/dx। ओके, अब बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करने हैं, बी वाले जो है एक साइड रखने हैं और जो है वी वाले एक साइड और जो एक्स वाले वो एक साइड रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ये dx है ना इसको ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा v+3 + v² dx, यहाँ पे आपका बच गया x dv। अब हम क्या करेंगे, ये वाले x को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और 3 + v² को ले जाएंगे v वाले साइड में। x को x वाले साइड ले जाओ और v वाले को v वाले साइड ले जाओ, तो ये बन जाएगा dv/3 + v²। इतना हो गया। अब हम करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन के लिए इसकी तो इंटीग्रेशन आपकी सीधी हो जाएगी, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे log x, क्या होगी इसकी log x, साथ में आ जाएगा c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है, तो उसके लिए हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर हम √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 3 ही बन जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इस पे जो है फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। मैं आप लोगों के साथ जो है एक फॉर्मूले की वीडियोस भी लेके आऊँगी, जिसमें आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं वो मैं कवर करवा दूँगी। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने रब कर दिया, तो यहाँ पे मैं फिर से यही लिख देती हूँ, dv/√3 का स्क्वायर प्लस v²। तो यहाँ पे जो है मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी इंटीग्रेशन का, आपका होता है कि अगर dx/a² प्लस x² हो, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास 1/a tan−1 x/a। ठीक है, 1/a tan−1 x/a प्लस c, तो c का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो अगर आप इसको और इस फॉर्मूले को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपकी a की वैल्यू कितनी है, √3, और v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x। तो पुट कर दो यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड आपका ये ऐसे ही आ जाएगा, log x प्लस c इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन करोगे 1/a, तो a कितना है √3, x की जगह आपके पास क्या है यहाँ पे v/√3। ओके, अब आप लोग क्या करोगे, हमने माना था बच्चों आप लोगों के साथ y इज इक्वल टू वी एक्स माना था। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है v की वैल्यू पुट कर देंगे कितनी, y/x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, log x प्लस c ऐसे आ जाएगा 1/√3 tan−1 y/x, साथ में आपका क्या आ जाएगा √3। ये आपकी होगी बच्चों इंटीग्रेशन। अब आपसे यहाँ पे कंडीशन बोली गई थी y1 इज इक्वल टू 1, मीन्स यहाँ पे आपका y भी 1, आप लोगों ने अब क्या करना है, y की वैल्यू भी 1 पुट करनी है और x की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो पुट कर दो यहाँ पे, तो जहाँ पे हमारी इंटीग्रेशन खत्म हुई इसको मान लो यहाँ पे नंबर 1। अब हमने क्या करना है, y को 1 पुट करना है, x को 1 पुट करना है, तो यहाँ पे आएगा log 1 प्लस c 1/√3 tan−1 y को 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/√3। log 1 की वैल्यू होती है 0, तो 0 प्लस c कितना हो जाएगा, यहाँ पे c आ जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ गई है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की 1/√3 tan−1 1/√3। तो उसके बाद जो भी ये कांस्टेंट की वैल्यू आती है बच्चों, हम किस में पुट करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी इंटीग्रेशन आई है ना, वहाँ पे जो c की वैल्यू है अब हम उसमें जो है ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। हम क्या करेंगे, हमारी सी की वैल्यू ये जो आई है ना, आपकी सी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे, तो log x प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है 1/√3 tan−1 1/√3, सॉरी यहाँ पे ना वेट करो, सी की वैल्यू हम जो है आगे भी निकाल सकते थे यहाँ से। तो देखो 1/√3 है, tan−1 1/√3 को हम tan में क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan
π/6, क्योंकि जो 1/√3 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कितनी होती है, 10π/6। तो यहाँ से 10 के साथ 10 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा π/6√3। तो आप लोगों ने इस फॉर्म में जो है कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देनी है। अब आपने पुट करनी है कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1। log x प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है, π/6√3 इज इक्वल टू कि में क्या आया था, 1/√3 tan इनवर्स y/x√3। तो इस टाइप से आप लोगों ने इक्वेशन निकालनी है। ओके, सो नेक्स्ट आज आपका क्वेश्चन नंबर जो है 16। तो जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, सो ये आपका आ गया। अब कौन सा जो मैं आपको ऊपर बता रही थी पहले, क्या बता रही थी मैं, इंटीग्रेशन फैक्टर का। ओके, तो चलो इसको जो है हमारे पास जो है इंटीग्रेशन फैक्टर का क्वेश्चन आपको कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, dy/dx, वाई का कोफिशिएंट भी है, वाई मतलब एज ए वाई की फॉर्म में भी है, और यहाँ पे एक कौन आपका जो है क्यू की फॉर्म है। तो बट हमारी जो वो फॉर्म होती है वो होती है dy/dx प्लस py=q, इस फॉर्म में होता है हमारा क्वेश्चन। बट यहाँ पे अब हमें इस जो ये वाली इक्वेशन है ना, इस उसको जो है इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इसको कंपेयर कर लो आप लोग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इसका कोफिशिएंट x है, बट यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मेन कंडीशन इसकी ये होती है सबसे पहले कि आप लोगों ने dy/dx के कोफिशिएंट को क्या बनाना होता है, 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे x को ऑन बोथ साइड, डिवाइड x ऑन बोथ साइड, डिवाइड x ऑन बोथ साइड। तो जब हम दोनों साइड को x के साथ डिवाइड करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो है आपका जो है x कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा dy/dx, और यहाँ पे आपका बन जाएगा 2y/x। यहाँ पे आपका एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा x log x। अब आप इसको जो है इसके साथ कंपेयर कर लो, यहाँ से वैल्यूज निकाल लो। तो यहाँ पे आपकी p की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, तो p क्या होता है, y का कॉफिशिएंट, तो वो कितना है 2/x, और q आपका कितना है बच्चों, x log x। इसके बाद बच्चों हम निकालते हैं इसका जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इसका फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में यही अप्लाई होगा। इसमें ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई पी की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे आपकी 2/x dx। तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसकी होगी, 1/x dx। तो e की पावर 2, और 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x। और यहाँ पे हम लगा देंगे n log m का फॉर्मूला, तो 2 चला जाएगा x की पावर में, और e के साथ log कैंसिल, तो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आ गया यहाँ पे, x²। ठीक है, ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद अब हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन का फॉर्मूला लर्न करो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट कर दो। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आया है यहाँ पे x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है, x log x, और आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया बच्चों, x²। ये आपका आ गया y(x²), और यहाँ पे आपका बच्चों क्या आ गया, यहाँ पे ये भी x है, ये x², ये आपका हो जाएगा x³ log x। ठीक है, तो यहाँ पे दो फंक्शन के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, आई लेट। तो आई लेट में ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ये आपका कौन सा है, लॉगरिथम फंक्शन। तो आई लेट में सबसे पहले क्या आता है, एल आता है, और ए उसके बाद में आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन आपका क्या होगा, log x, और सेकंड फंक्शन क्या होगा, x³। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका यही चलता रहेगा, तो इसको मैं नहीं लिखूंगी, मैं आपके सिर्फ राइट हैंड साइड का सॉल्व करने जा रही हूँ। तो ये आपका होगा फर्स्ट फंक्शन, ये आपका हो जाएगा सेकंड फंक्शन आई लेट। तो log x एज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ किसकी होगी, सेकंड फंक्शन की, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ किसका होगा, फर्स्ट फंक्शन log x का, और इंटीग्रेशन आपकी हो जाएगी यहाँ पे सेकंड फंक्शन की। ओके, ये आपका आ जाएगा log x
इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4। नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव करना है log x का, तो ये हो जाएगा 1/x। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 dx। यहाँ से ये हम ऐसे लिख देंगे, log x एक्स की पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ से एक एक्स के साथ ये वाला कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स की पावर 3/4 dx। ठीक है, तो ये आपका आ गया। फिर से ये फर्स्ट वाली टर्म ऐसे आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ इसकी करेंगे सबसे पहले 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन किसकी होगी, एक्स की पावर 3 की, तो ये हो जाएगी एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसका। बच्चों मेन थिंग है आप लोगों की इंटीग्रेशन। अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन नहीं आती है तो आप लोग ये वाला चैप्टर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन पे ध्यान देना, अच्छे से कर लेना इंटीग्रेशन को। सो यहाँ पे हो गया log x एक्स की पावर 4/4, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 4/16 प्लस सी। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, वाई एक्स स्क्र, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, y को इधर ही रहने देंगे और x स्क्र को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो आपका क्या आ जाएगा, log x अपॉन एक्स स्क्र, एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स की पावर 4/16, पावर में एक्स स्क्र था, अपॉन सी अपॉन एक्स स्क्र। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x के साथ 2x यहाँ से कैंसिल, ये हो गया एक्स स्क्र log x/4, यहाँ भी आपके साथ 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा x²/16, और यहाँ पे इस वाले x² को ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा पावर में -2। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। सो नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका जो है सेम, जो आपका होमोजीनियस वाला क्वेश्चन है ना, वही सेम क्वेश्चन है। तो मैं आपको यहाँ पे इसकी इक्वेशन बना के बता देती हूँ, बाकी आप लोग जो है इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, सेम ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, होमोजीनियस का इक्वेशन है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे करोगे 1 + x के, यहाँ पे dy/dx लग है ना। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, dx वाले जो है वो एक साइड ले जाओ, 1 + x² dy इज इक्वल टू कॉट एक्स dx, इस वाले को ले जाओ राइट हैंड साइड में, आपका बन जाएगा -2xy/dx। ओके, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 + x² एज इट इज रहने दो इसको। यहाँ से आप लोग क्या करोगे, dx और dx कॉमन, तो अंदर यहाँ से बच जाएगा कॉट एक्स -2x/dx। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इस वाली टर्म को ले जाओगे राइट हैंड साइड में और dx को ले जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या बन जाएगा आपका, dy/dx इज इक्वल टू कॉट एक्स -2xy, डिवाइड में आपका जाएगा 1 + x²। ओके, तो बच्चों ये आपका जो है होमोजीनियस का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये आपका बनेगा जो हमने ऊपर ही किया पार्टिकुलर सोल्यूशन वाला। क्यों नहीं बन रहा है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। और अब देखो, अगर हम यहाँ पे इसको जो है, चलो मान लिया मैंने यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया और नीचे भी एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया, तो क्या ये वाई एक्स की फॉर्म बन रही है। तो हम जो है इसको होमोजीनियस वाले मेथड से कर ही नहीं पाएंगे, तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे, जो पार्टिकुलर सोल्यूशन वाला है। तो उसका वो पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए करने के लिए तो सबसे पहले तो हमें इसको जो सेम ही था dy/dx की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो चलो लिख दो इसको, dy/dx जो मैंने अभी लिखवाया आप लोगों को। तो क्या लिखवाया था मैंने यहाँ पे आपको, 1 + x² dy इज इक्वल टू कॉट एक्स dx, माइनस में ले गए थे हम इसको 2xy/dx। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर लिया था बच्चों, इन दोनों को कॉमन लिया था, यहाँ पे dx को कॉमन आ गया, अंदर आ गया कॉट एक्स -2xy, इधर आपका था 1 + x² dy, तो dy/dx इस साइड आपका आ गया कॉट एक्स -2xy अपॉन 1 + x², यही आया था आपका। तो
ऐसे करो, 1 + x² को अभी मत लेके जाओ, इसको यहीं पे रख दो 1 + x², क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए dy/dx के साथ y वाली टर्म जो जिसमें हम y का कोएफिशिएंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 + x² dy/dx। तो माइनस के 2xy को हम ले जाएंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा 2xy = cot(x). हो गया इतना। अब हमें क्या करना होता है कि dy/dx के जो कोएफिशिएंट है उसको बनाना है 1। तो इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 1 + x² के साथ। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा dy/dx। इसको डिवाइड करोगे तो आपका बन जाएगा 2xy/1 + x²। इसको डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा cot(x/1 + x²। ओके, तो इसके बाद आप लोग क्या करोगे, आपका p की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ पे 2x/1 + x², और q की वैल्यू कितनी आएगी आपकी cot(x/1 + x²। उसके बाद आप लोग क्या निकालते हो यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर, तो e⁻p dx। तो p कितना है आपका 2x/1/x² का dx। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो पुट करेंगे 1 + x² को कितना 2। तो फिर इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो 1 का डेरिवेटिव 0 और x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x dx, और यहाँ पे इसका करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा dt। तो यहाँ से आपका 2x dx की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है, ऊपर वाली जो 2x dx है इसकी वैल्यू कितनी आ गई है dt, और 1 + x² को हमने माना था t। तो यहाँ से e इंटीग्रेशन ऑफ किसकी हो गया 1/t, तो इसकी क्या हो जाएगी log ऑफ t। तो e t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो अब log 1 + x², और यहाँ से e के साथ log कैंसिल, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा 1 + x²। ओके, यहाँ तक समझ आ गया आपको। ठीक है, ये आपका कुछ घुमाने वाला क्वेश्चन था, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिया। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कहाँ पे आप लोगों ने होमोजीनियस लगाना है और कौन सा आप लोगों ने पार्टिकुलर इक्वेशन। तो जैसे मैंने पहले सॉल्व किया तो वहाँ पे जो हमने चेक कर लिया कि वहाँ पे जो होमोजीनियस है वो तो बनेगी नहीं, तो फिर हम कहाँ पे आ गए, इस पे पार्टिकुलर सोल्यूशन वाले पे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम करेंगे इसका आगे सोल्यूशन। सो चलो करते हैं। तो क्या होता है बच्चों आप लोगों का फॉर्मूला आगे, y × इंटीग्रेशन फैक्टर = इंटीग्रेशन q × इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे कितना आया 1 + x² आया यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट कर दो 1 + x², और इधर क्या है इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है बच्चों आप लोगों की यहाँ पे cot(x/1 + x², और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना है 1 + x², इसके साथ ये कैंसिल, यहाँ पे आपका आ गया cot(x dx, और अब आपने निकाल लिया cot(x) की इंटीग्रेशन। ठीक है, तो cot(x) की इंटीग्रेशन आप लोगों ने लर्न करनी है, ये होती है log ऑफ sin x। साथ में आपका आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में चल रहा था y × 1 + x², तो 1 + x² को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ आपके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपकी आ गई इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 18। सो 18 में तो आपको सीधा ही दिख रहा है dy/dx का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे आपको y का कोफिशिएंट गिवन है, यहाँ पे q गिवन है। तो यहाँ पे p आपका कितना हो जाएगा 2, q कितना हो जाएगा यहाँ पे sin 5x। फिर यहाँ पे आप लोग निकालोगे इसका इंटीग्रेशन फैक्टर e इंटीग्रेशन ऑफ 2 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी e⁻2x, इतना हो गया। अब y × इंटीग्रेशन फैक्टर e⁻x = q कितना है sin 5x × इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x। तो ये आपको मैंने ऊपर करवा दिया इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये इसको मान लेना और सेकंड फंक्शन इसको मान लेना, तो ये सारी इंटीग्रेशन आप लोग यहाँ पे कर पाओगे इसकी इंटीग्रेशन। सो ये ऐसे सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है, बट वहाँ पे आई थिंक कॉस था, यहाँ पे आपका साइन आ गया है। तो इस इंटीग्रेशन को क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट करवा दिया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये कॉन्सेप्ट अब नहीं करवाऊंगी। ठीक है, आप लोग खुद से इसको प्रैक्टिस करना कि क्या आपने जो कॉन्सेप्ट मुझसे समझा था क्या आपको आ गया। ठीक है, तो चलो आ जाओ क्वेश्चन 19 पे। जो क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग यहाँ से ये क्वेश्चन समझ लोगे ना आपके 4 मार्क्स जाएंगे ही नहीं। ठीक है,
इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, आपके 4 मार्क्स तो यहाँ से पक्के ही हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना होता है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ग्राफ बनाना है यहाँ पे आप लोगों ने। तो आपको यहाँ पे दिया होता है कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो अगर आपको मैक्सिमाइज बोला है तो आपने एंड में सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और अगर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बोला है तो आप लोगों ने जो है दोनों वैल्यूज निकालनी है, मैक्सिमाइज भी एंड मिनिमाइज भी। ठीक है, तो ये आपको z की वैल्यू दी हुई है, ये कुछ आपको कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं इनको, ये आपको इक्वेशंस गिवन होती हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहले इक्वेशंस, इन इक्वेशन को आप लोगों ने यहाँ पे देखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी है 3x प्लस वाई। अब आप क्या करोगे, जब आप यहाँ पे इक्वेशंस लिखोगे ना तो आप इनको हटा लेना, बट अपने क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना आपको बता देती हूँ एग्जाम में। सबसे पहले आप लिख दोगे ये वाला z की वैल्यू, फिर उसके नीचे लिखोगे गिवन कांस्टेंट। जब लिख दोगे आप लोग, स्टार्टिंग में आप लिखोगे गिवन, गिवन लिख के ये लिख देना z इज इक्वल टू 10x प्लस 7 बाई। उसके बाद लिखोगे नेक्स्ट लाइन में सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, फिर इसको अलग लाइन में लिखना, इसको अलग लाइन में लिखना और इसको अलग लाइन में लिखना। इतना करने के बाद आपको मैं बताती हूँ, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसको आप लोगों ने अब एंड में ही देखना है। ठीक है, आपका मेन काम अब स्टार्ट होगा इन इक्वेशंस का, इन इक्वेशंस का। तो इन इक्वेशंस को लिख लो, 3x प्लस वाई, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है ना। अब हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं, यहाँ पे सिंपल इसको हटा के इक्वेशंस लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन लिख लो ऐसे, अब आप लिख लो सेकंड इक्वेशन विदाउट लेस देन और ग्रेटर देन के, और थर्ड इक्वेशन तो वैसे कोई काम की है नहीं, अगर x को वाई ग्रेटर देन 0 है तो इसको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, सो इसको आप ना ही लिखो तो ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आपका मेन काम है किसके, इंटरसेप्ट फाइंड का आउट करना। इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करना है, फर्स्ट इक्वेशन ले लो। तो फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड मान लो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ले लो, एक बार आप क्या करोगे, इसी फर्स्ट इक्वेशन में ना x को सबसे पहले पुट करोगे 0, फिर इसी में ही इसी इक्वेशन में y को पुट करोगे। तो जब सबसे पहले मैं x को 0 पुट करूंगी यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। आगे समझ, सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन में x को 0 रखना है, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब इसी फर्स्ट इक्वेशन में हम y को 0 रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, आपकी 3 आ जाएगी। जब y को 0 रखोगे आपके पास क्या बनेगा, 3x इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ से आपकी जो है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, सॉरी नीचे लिखना था, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आप लोगों की 3। तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट, या इससे आप लोगों के जो पॉइंट्स आए हैं वो आपके आए हैं 0,9, और सेकंड में से आपका क्या पॉइंट आया है 3,0। तो जो है एक्स वाला होता है उसको हम आगे लिखते हैं, वाई वाले को पीछे लिखते हैं। ये तो आपका आई थिंक पता ही होगा, अब तो आप लोग 10th 11 करके आए हो 12 में। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 0,9, और ये कितना आ जाएगा 3,0। अब ऐसे आप लोग ना सेकेंड इक्वेशन में करोगे कि इफ एक बार x को 0 पुट कर दो, y की वैल्यू निकालो आ जाएगी 6, एक बार y को 0 पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0,6, और इसके आपके आ जाएंगे बच्चों 4,0। इतना निकालने के बाद अब आपने निकालना है यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट। जो मैं बोल रही हूँ ना, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आप लोगों ने, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब कि यहाँ पे 2 लाइन्स हैं, हमने ये चेक करना है कि ये दोनों लाइन्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसके लिए आप एलिमिनेशन लगा सकते हो, ठीक है, सब्सटीट्यूशन लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे देखो x के कोफिशिएंट सेम है ना, तो यहाँ पे माइनस कर दो इनको, ये माइनस माइनस साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा -y, ये कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों का -3। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। अब आप क्या करोगे, y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट कर दो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, तो कितना आ गया 3x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। तो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, मतलब जो दोनों लाइंस हैं कौन से पॉइंट पे कट कर रही है 2,3 पॉइंट पे। कहाँ कट कर रही है 2,3 पॉइंट पे। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप लोगों ने इसका बनाना है ग्राफ। तो मैं ये पहले सारा ही रेज कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। सो आप लोगों ने इसके बाद क्या बनाना है, इन सभी चीज़ों का यूज़ करके अब आप लोगों ने बनाना है इसका
क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ये आपके 4 मार्क्स तो पक्के हैं यहाँ से, अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो अच्छे से देख रहे हो मेरी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या ड्रॉ करोगे, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दो। यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे आपका होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पे होता है एक्स डैश, ऊपर होता है वाई और नीचे होता है वाई डैश। तो सबसे पहले हम ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। हमने ऊपर निकाली है ना दोनों की इंटरसेप्ट फॉर्म, तो वो निकालेंगे। सबसे पहले कितना है, सबसे पहले फर्स्ट लाइन ले लो 0 और 9। यहाँ पे पहले तो 9 तक वैल्यू ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ भी 9 तक ले लो। वाई में कहाँ तक जाएगी, वाई में 9 तक लेंगे, चलो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आप 1 2 भी डाल सकते हो, ठीक है, 1 2 डाल लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले 0,9 मतलब x0 y9, तो कहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप लिख दोगे ये कौन सा पॉइंट है, 0,9 ऐसे। ये तो आपको फिल करना वैसे आता ही होगा। नेक्स्ट है 3,0, तो 3,0 तो यहाँ पे आएगा 3,0। तो उसके बाद आप क्या करोगे, इस लाइन को सीधी मिला दोगे। तो मेरी यहाँ सीधे नहीं जा रही है, सीधी मिला दोगे, ठीक है इसको। और यहाँ पे लिख देना ये कौन सी लाइन है, 3x + y = 9। ओके, नेक्स्ट पुट कर लो नेक्स्ट लाइन के 0,6। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कुछ आएगा 0,6। और दूसरा है 4,0, तो 4,0 आपका यहाँ पे आएगा। तो अब आप क्या करोगे, इन लाइन्स को मिला दोगे सीधा सीधा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दोगे ये कौन सी लाइन है, 3x + 2y = 12। और ये लाइन दोनों कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही हैं। तो मतलब ये इनका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और हमने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना निकाला था, 2,3, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद अब आप लोगों ने ये इक्वेशन चेक करनी है, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन। तो बच्चों अगर आपका ना लेस देन हुआ, ये वाला साइन क्या होता है लेस देन, और ये वाला साइन क्या होता है ग्रेटर देन। तो अगर आपका लेस देन वाला साइन हुआ तो आप लोग क्या करोगे, शेड करोगे नीचे को। अगर ग्रेटर देन का हुआ, बट यहाँ पे दोनों में लेस देन है, अगर ग्रेटर देन का हुआ तो आप लोग शेड करोगे ऊपर को। अंडरस्टैंड। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन का देख लो, फर्स्ट लाइन कौन सी है, ये वाली है 3x + y = 9। तो यहाँ पे शेड कहाँ को होगा, नीचे को, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है लेस देन इक्वल टू। तो इस लाइन में ना आप लोग, मैं अलग पेन से करती हूँ यहाँ पे अलग कलर से। तो चलो ये वाली लाइन है, तो इसको आप लोग क्या करोगे, नीचे को शेड कर दोगे ऐसे। इस लाइन से आप लोग जो है नीचे को शेड कर दो। और दूसरी लाइन भी कौन सी है, ये वाली है, तो इसको भी आप लोग क्या कैसे शेड करोगे, नीचे को शेड करोगे। कर दिया शेड। अब जब आप शेड करोगे ना, तो आप लोगों ने देखना है कि कॉमन शेड कहाँ पे हुआ है, मतलब दोनों का जो साझा शेड हुआ है, कॉमन जो शेड हुआ है साझा, तो वो कौन सा है। तो देखो अगर आप ये देखोगे, ये वाला पॉइंट, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, यहाँ पे इनका क्या है, फर्स्ट लाइन का भी कॉमन पॉइंट आ रहा है और सेकंड लाइन का भी कॉमन पॉइंट आ रहा है। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, फिजिबल रीजन। और ये जो यहाँ पे मैंने डॉट लगाए हैं, ये आपके होंगे कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे इसका जो कॉमन पॉइंट होगा, तो ये आपका होता है फिजिबल रीजन, ठीक है। सो ये हमारा आ गया फिजिबल रीजन। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप नेक्स्ट में लिखोगे इसके कॉर्नर पॉइंट, क्या लिखोगे, कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, एक है आपका यहाँ पे क्या था, आपका 0,6 था, ठीक है। एक आपका आ गया 0,6, एक आपका आ गया बच्चों 2,3। ये आपका यहाँ पे क्या है आप लोगों का 3,0 है। और ये वाला आपका क्या होता है, ओरिजिन का पॉइंट 0,0। ये आपके आगे क्या, कॉर्नर पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया, कॉर्नर पॉइंट्स। सो उसके बाद मैं जो है इरेज कर रही हूँ ये वाला सारा पोर्शन ऊपर से, क्योंकि अब हमने हमारा मेन काम बच गया लास्ट, जो हमने पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाले पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो चलो जब आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के पॉइंट फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए बच्चों आप लोग सबसे पहले यहाँ पे ये लिखोगे, ओके। फंक्शन लिखोगे z = रुको, ये वाला फंक्शन लिख के आगे आप लोग ने टेबल बनाना है, वहां पे लिखना है आपने कॉर्नर पॉइंट,
फिर लाइन लगानी है, यहाँ पे आपने ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली लिखनी है फंक्शन की, z इज इक्वल टू 10x प्लस 7/, फिर लाइन लगा के आप लोगों ने, बस फिर लाइन लगा के यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू सॉल्व कर देनी है। तो कॉर्नर पॉइंट सबसे पहले 0,0 है, तो अब 0,0 मीन्स x 0 और y कितना 0, तो ये कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे पुट करेंगे x 0 y 0 तो 0, यहाँ पे इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो वैल्यू। ओके, नेक्स्ट आपका कॉर्नर पॉइंट पुट कर लो 3,0, मतलब x 3 और y 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, ये वैल्यू कितनी आ गई इसकी 30। आप लोग पूरा ऐसे लिखोगे, मैं बता देती हूँ आप लोगों ने कैसे करना है। यहाँ पे वैल्यू था, आप लोग ने ऐसे 10 × 0 प्लस 7 × 0, वैल्यू यहाँ पे लिख दोगे 0, ऐसे 3,0 पुट करोगे, फिर 10 × 3 प्लस 7 × 0, तो ये कितना आ जाएगा 30। नेक्स्ट पुट कर लो 2,3, तो ये आ जाएगा 10 × 2 प्लस 7 × 3, तो ये आपकी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 41। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 0,6, तो यहाँ पे 10 × 0 और 7 कितना है 6, तो आपका कितना आ जाएगा 42। आपसे पूछा क्या गया था मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज वैल्यू कौन सी है बच्चों आप लोगों की 42, तो आप यहाँ पे लिख दोगे मैक्सिमाइज वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 42, और मिनिमम वैल्यू क्योंकि मिनिमम भी पूछी है तो मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0। ओके बच्चों, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। सो होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, अब आप लोगों को यहाँ से एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए। सो चलो नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में ना करना सेम ही है, बट यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा, फंक्शन दिया है, यहाँ पे आपकी 3 इक्वेशन है, 3x प्लस 3y, x प्लस वाई और x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। इसकी हम कोई वैल्यू ऐसे एज इट इज हम यूज करते नहीं है। तो चलो फाइंड आउट करो इसका। सबसे पहले ये इक्वेशन ले लो, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 21, अगली वैल्यू है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और लास्ट वाली है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो जब सबसे पहले x को 0 पुट करेंगे तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो यहाँ से हो जाएगा 0 और 7। नेक्स्ट टाइम इसी में हम पुट करेंगे y को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3,0। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे, जब x 0 पुट करोगे तो y 3, जब y 0 पुट करोगे तो x 3 आ जाएगा। तो मीन्स फर्स्ट आपका आ गया 0,3 और सेकेंड आ गया आपका 3,0। अब लास्ट बच गया, जब x 0 करोगे तो y 0 और y 0 करोगे तो x 0, तो ये तो आपके कॉर्नर 0 0 ही है, ठीक है। ये आपकी लाइन जो है ओरिजिन से पास करेगी लास्ट वाली। सो इतना हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है, इन तीनों के अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट का थर्ड के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फिर सेकंड का आप लोगों ने थर्ड के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले मैंने लिख ली यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और साथ में लिख ली मैंने लास्ट वाली इक्वेशन। ओके, पहले इनका जो है आप लोग क्या निकाल दोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप लोग क्या करोगे, इनमें से x को आप लोग सेम कर दो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 7 के साथ इसको, तो ये आ जाएगा 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 21, ये आ जाएगा 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे माइनस, ये आ जाएगा प्लस, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 3 10y इज इक्वल टू 21, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/10। ये आपका आ गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपका आया, हम निकाल रहे हैं फर्स्ट और सेकंड का, ओके सॉरी फर्स्ट और थर्ड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो y की वैल्यू इतनी आ गई है। अब यहाँ से हम y की आ गई तो x की कितनी आ जाएगी, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दो 21/10, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी कितनी आ गई 21/10। तो आपका फर्स्ट और थर्ड लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों वो कितना आ जाएगा 21/10 और 21/10।
तो मैं इन दोनों के पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन उसको साइड में लिख रही हूँ। कौन कौन सी लाइन का, 1 लाइन का और 3rd लाइन का कितना आया है 21/10 और 21/10। ऐसे अब आप निकालोगे 2nd और 3rd का। ठीक है, 3rd का निकालना है आप लोग इन दोनों लाइन्स के साथ। तो सेकंड इक्वेशन है x + y = 3 और नेक्स्ट इक्वेशन है x - y = 0। इनको कैंसिल आउट कर दो तो ये हो गया 2x = 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 3। तो इस x की वैल्यू को आप लोग यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में से हम सेकंड में पुट कर दूंगी मैं। तो x - y = 0, x की वैल्यू कितनी है 3/2 - y = 0। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। ठीक है, आप लोग ने सॉल्व करना है। तो अब आपका आ गया 2nd और 3rd का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना 3/2, 3/2 इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, सारे जो पॉइंट्स है ना ये इनको ग्राफ में प्लॉट करना है। सो नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पे जो है इसका जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करो। तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आप लोग ये जो हमने वैल्यूज़ निकालना है इंटरसेक्शन की, तो यहाँ पे इसको पॉइंट्स में लिख लो 2.1 2.1, इसको आपका आएगा 1.5 1.5। ठीक है, सो यहाँ पे मैं पॉइंट्स ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब नेक्स्ट हमने सबसे पहले तो पॉइंट्स प्लॉट कर लो। यहाँ पे कितना है 0,7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ 0,7। तो इसको मैं अलग पेन से नोट कर देती हूँ 0,7। तो ये आपका आ जाएगा 0,7। इस पॉइंट पे आपका आएगा 0,7। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 3,0। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बच्चों 3,0। तो इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट से सीधा मैच कर देना है, नीचे ले जाओ। नेक्स्ट आप लोगों ने आपकी फर्स्ट लाइन का आ गया। ठीक है, अब आप लोग ने सेकंड लाइन बनानी है 0,3, तो वो यहाँ पे आएगा 0,3। उसके बाद 3,0, तो वो हमने पहले से ड्रॉ किया हुआ है। ओके, तो ये आपके आगे फर्स्ट लाइन, ये आपके आगे सेकंड लाइन। तो यहाँ पे आप लोग जो है इसके लाइंस के नेम लिख देना। ओके, इतना हो गया। अब आपकी जाएगी बच्चों कौन सी 3rd लाइन। तो 3rd लाइन जाएगी आप लोगों की कहाँ पे 0 0 पे, ओरिजिन से। हो गया 3rd लाइन। ओके, अब यहाँ पे जो है 3rd लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट लाइन के साथ, तो ये फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन का और 3rd लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है 2.1 एंड 2.1, और ये वाली लाइन का इंटरसेक्शन आपका क्या है, कितना है बच्चों 1.5। सेकंड और थर्ड का आया है 1.5 और 1.5। इतना आ गया। अब हमने चेक करना है इनके रीज़न। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वैसे मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें नहीं बताया। तो हमें क्या करना होता है, जैसे ये मैंने फर्स्ट वैल्यू ली है ना, फर्स्ट वैल्यू, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्स को भी 0 पुट कर दोगे और वाई को भी 0 पुट करोगे। तो क्या आएगा 0 प्लस, वेट करो यहाँ पे मैं आपको अलग पेन से बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स फर्स्ट इक्वेशन में एक्स को भी 0 पुट कर दो, वाई को भी 0 पुट कर दो। एक्स प्लस वाई दोनों क्या आ जाएंगे 0 इज लेस देन इक्वल टू 21। तो देखो 0 इज लेस देन इक्वल टू 21, 0 20 से क्या है लेस है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। ये क्या हो जाएगा ट्रू। अगर तो वो ट्रू है, ठीक है, अगर ऐसे इक्वेशन का वो अगर तो वो ट्रू है, तब क्या होता है, जो आपका रीजन होगा ना टुवार्ड्स द ओरिजिन होगा, मतलब नीचे को होगा। अगर तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब नीचे को जाएगा। नेक्स्ट चेक कर लो, 0 प्लस, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एक्स और वाई में 0 पुट करेंगे, तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन 3। तो 0 क्या 3 से बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा आपका फॉल्स आ जाएगा। तब जो रीजन होगा वो जाएगा आपका ऊपर को। थर्ड चेक कर लो, एक्स माइनस वाई क्या था लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या जो यहाँ पे 0 पुट करो, क्या 0 जो है एक 0 से लेस होता है, तो ये भी फॉल्स आ जाएगा। तो इसका रीजन भी क्या जाएगा ऊपर को। अब आप लोग कर दो इसकी शेडिंग। तो फर्स्ट कहाँ को जाएगा इसका रीजन, नीचे को, फर्स्ट लाइन का। सेकंड लाइन का कहाँ को जाएगा बच्चों, ऊपर को, क्योंकि ये फॉल्स आया था हमारा। थर्ड लाइन का भी कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर को जाएगा। तो यहाँ पे आपका कॉमन रीजन कौन कौन से आ गया है, कौन कौन से आ गया आपके कॉर्नर पॉइंट्स, जो दोनों जो तीनों लाइंस का कॉमन है। तो एक आपका आ गया है 0,3। ठीक है, एक आपका आ गया बच्चों कौन सा 0,7। एक आपका आ गया है 1.5, 1.5, दूसरा आ गया है 2.1,
2.1। ये आपका आगे कॉर्नर पॉइंट्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉर्नर पॉइंट्स आपके कौन कौन से आए हैं। 1.5 कोमा 1.5, दूसरा आया है 2.1 कोमा 2.1, तीसरा बच्चा आप लोगों का आया है यहाँ पे 0.7 और लास्ट वाला आपका आया है 0.3। अब जैसे मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा था कि आप लोगों ने z की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है और देख लेना है जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो वैल्यू कम होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज वैल्यू। ओके बच्चों, सो ये था आप लोगों का क्वेश्चन 20। तो इसको आपकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वो आप लोग खुद से निकाल लेना टेबल बना के। ठीक है, यहाँ पे एक साइड लिख दोगे आप कॉर्नर पॉइंट्स, फिर लाइन लगा दोगे, यहाँ पे z की वैल्यू लिख दोगे x+2y और यहाँ पे वैल्यूज लिख दोगे, फिर एक एक करके कॉर्नर पॉइंट्स को यहाँ पे पुट कर लेना। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन। तो सेम ही क्वेश्चन है बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है आप लोगों का, डिफरेंस यहाँ पे कुछ नहीं है बट आपको मैं बताती हूँ यहाँ पे इक्वेशंस आप लोगों ने कैसे लेनी है, सेम ही क्वेश्चन है। सो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे क्या पुट करना है आप लोगों ने, y को जब 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 9 72। अब नेक्स्ट टाइम इसी इक्वेशन में आप लोग पुट करोगे x को 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, तो आपके ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएंगे फर्स्ट इक्वेशन के 0,9 सॉरी 9,0 9,0 और इसका आपका आ जाएगा 0,8। ऐसे नेक्स्ट इक्वेशन में करोगे, सबसे पहले x को 0 पुट कर लो तो y आ जाएगा आपका 8 सॉरी 2 आएगा, नहीं 8 ही आएगा। ठीक है, y को 0 पुट करो, x को 0 पुट करोगे तो y 8 आएगा, मीन्स आपका यहाँ पे आ जाएगा 0,8। और नेक्स्ट जब आप इसी इक्वेशन में y को पुट करोगे 0 तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो 2,0। तो ये सेकेंड इक्वेशन एंड आपकी बच गई लास्ट इक्वेशन। तो इसमें लास्ट में भी आएंगे, जब y को पुट करोगे 0, ठीक है क्या पुट सॉरी हाँ y को पुट कर लो 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। जब x को 0 पुट करोगे तब भी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। x को 0 सबसे पहले हमने पुट किया y को 0 तो x 0 आ गया, x को 0 तो y 0 पुट आ गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या निकालना है, फर्स्ट का थर्ड के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर सेकंड का थर्ड के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने किस में पुट करने हैं, ग्राफ के। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो है खुद ट्राई करके देखना है। ठीक है, मैंने को बता दिया है कि कैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग करनी है। तो बाकी सेम क्वेश्चन है, कंप्लीटली सेम है। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पे शेड का ही बता देती हूँ इसी क्वेश्चन में कि शेड आप लोगों ने कैसे देखना है। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन है, तो शेडिंग क्या करो, यहाँ पे x को 0 पुट कर दो, y को 0 पुट कर दो, तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 72। क्या 0 जो है 72 से लेस है तो ये ट्रू आ जाएगा। तो इसको आप लोगों ने शेडिंग करनी है नीचे को, और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 इज ग्रेटर देन 8 तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, तो इसकी शेडिंग करनी है ऊपर को। यहाँ पे पुट करोगे तो 0 इज ग्रेटर देन 0 नो, तो ये फॉल्स, तो इसकी शेडिंग भी क्या करनी है ऊपर को। फिर कॉमन फिजिबल रीजन देख लेना, फिर आप लोग मैक्सिमम मिनिमाइज यहाँ से फाइंड आउट कर लेना। ओके, सो चलो नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका 23। तो नेक्स्ट आपका जो लास्ट चैप्टर आएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चैप्टर। फर्स्ट बोला है कि आपके पास जो है 22 क्वेश्चन आएगा, आई थिंक इससे पहले आपका 22, यस 22 क्वेश्चन आएगा इससे पहले। 22 में देखो बच्चों क्या बोला है कि ये का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22। ए प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स, कहते 3 बच्चों को ना एक प्रॉब्लम दी गई, उस चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट, कहते उनमें से जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चांसेस थे ना वो क्या थे, 1/3 थे, 1/5 थे और 1 क्या थे 6 थे। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चांसेस उन तीनों द्वारा। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, नंबर 1 पूछा गया है कि एग्जैक्टली 2 ऑफ दैम में सॉल्व द प्रॉब्लम, की उन तीनों में से सिर्फ 2 ने ही सॉल्व की होगी। सेकंड है कि एटलीस्ट 2 ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, की कम से कम 2 बच्चों ने सॉल्व की होगी, दो या तो 2 ने की होगी या तो 2 से ज़्यादा ने की होगी। और तीसरा है कि प्रॉब्लम विल बी द सॉल्व, की जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टूडेंट जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना तो उसको मान लो ए, तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी 1/3। ठीक है, अब ये उसकी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी जो है नॉट सॉल्व की साथ में निकालो, तो नॉट सॉल्व में क्या होगा
1 - 1/3, ये कितना आ जाएगा 2/3। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ये ए की होगी जब उसने सॉल्व किया, ये क्या होगी जब उसने सॉल्व नहीं किया। ऐसे बी की निकालो, बी की आपको गिवन है कितनी 1/5, और नॉट बी की क्या करोगे आप लोग, नॉट बी को मैं नोट करूँ यहाँ पे डैश के साथ 1/1/5, तो ये कितनी आ जाएगी आप लोगों की 4/5। ऐसे सी की प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की है 1/6, और नॉट सॉल्व की है 1 - 1/6, तो 6 - 1 कितना हो गया यहाँ से 5/6। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि टू ऑफ दैम एग्जैक्टली टू सॉल्व। तो उसके लिए एग्जैक्टली टू सॉल्व मतलब कि या तो ए ने की होगी या तो बी ने की होगी, बट सी ने नहीं की, तो उसकी हम लिखेंगे नॉट सी। प्लस और क्या हो सकता है, या तो बी ने की होगी या तो सी ने की होगी पर ए ने नहीं की होगी। प्लस ये भी हो सकता है कि या तो ए ने की होगी या तो सी ने की होगी बट बी ने नहीं की होगी। ये केस बनेंगे इसके 3 केस। तो बस इन तीनों में आप लोग वैल्यूज पुट कर दो। तो पी ए की वैल्यू कितनी है 1/3, पी बी की वैल्यू 1/5, पी ऑफ नॉट सी कितना है, ये नॉट सी का है 5/6, प्लस पी ऑफ बी, बी कितना है 1/5, सी कितना है 1/6, ए डैश कितना है आप लोगों का 2/3, प्लस ए कितना है 1/3, सी कितना है बच्चों आपका यहाँ पे 5/6, बी डैश, वेट वेट वेट, यहाँ पे ए कितना है 1/3 और पी ऑफ सी कितना है 1/6, पी ऑफ बी डैश कितना है 4/5। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ए कितना है 1/3, बी कितना है आपका 1/5 और सी डैश 5/6। बी कितना है 1/5, सी कितना है 1/6 और ए डैश कितना है 2/3। ए कितना है 1/3, सी कितना है 1/6 और पी बी डैश कितना है 4/5। यहाँ से कैंसिल कर लो, 2 1 सा 2, 2 3 सा, यहाँ से हो जाएगा 2/3। ये आपका आ जाएगा 1/18, ये आपका आ जाएगा 3 3 सा 9, 9 5 सा 45। बट आप लोग अगर इनको कैंसिल नहीं करोगे ना तब आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। कैसे होगा, तो ऊपर आपका बन जाएगा यहाँ पे 5/90, ओके, ये आपका बन जाएगा 2/90 और ये आपका आ जाएगा 4/90। डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 90 और ऊपर वाले को प्लस कर दो, 9 10 11 11/90। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब चलो इसका सेकंड पार्ट आपका बोला गया था कि एटलीस्ट कितना, एटलीस्ट टू ऑफ दैम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब या तो दो ने की होगी या तो दो से ज़्यादा ने की होगी। तो सेकंड हमारे क्या था, एटलीस्ट टू, तो इसको मान लो टू। तो एटलीस्ट टू के लिए क्या होगा प्रोबेबिलिटी कि या तो एटलीस्ट टू मतलब या तो दो से ज़्यादा, तो या तो एग्जैक्टली टू होगा या तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आएगी ऑल थ्री की। तो एग्जैक्टली टू की हमने ऊपर निकाल दी है कितनी 11/19, तो ऑल थ्री मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 1/3, बी कितनी है 1.5 और सी कितनी है 1/6। तो 11/90 प्लस 1/90, तो ये कितना आ जाएगा आपका 12/90। इनको कट कर सकते हो आप, 2 4 ज़ाइड 5, 6/45, आगे भी कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 2 6, 3 1 3, 3 5 2/15, इसको आप कैंसिल कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जैक्टली टू, और लास्ट बच गया आप लोगों का प्रॉब्लम विल बी द सॉल्व। तो प्रॉब्लम सॉल्व है तो हम यहाँ पे उल्टा निकाल देंगे। लास्ट प्रोबेबिलिटी थी आपके बच्चों, क्या बोला गया है कि प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। थर्ड पार्ट, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व। तो 1 माइनस प्रॉब्लम नॉट सॉल्व मतलब जितने भी जिन्होंने प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की ना तीनों ने, उन सभी की प्रोबेबिलिटी लिख दो। 2/3, 4/5, 5/6, तो कितना आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40/90। फिर इनको एलसीएम लेके माइनस कर दो,
90 माइनस 40/90, तो ये कितना आ जाएगा 50/90। ओके, सो नेक्स्ट आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो 23 क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का यहाँ पे यूज करेंगे हम बेयस थ्योरम। यहाँ बोला गया है कि 2 बैग्स हैं और उन बैग्स में एक बैग में 7 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है, और दूसरे बैग में 3 रेड बॉल है एंड 6 ब्लैक बॉल है। आगे बोला गया है कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। कहते हैं एक बॉल को हमने जो है दोनों में से किसी भी एक बैग में से निकाला है एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, और जो निकाली है वो क्या है, रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इवेंट मानते हैं, ठीक है। इवेंट जो E1 होगा ना, वो होगा कि जब हमने जो है फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया। यहाँ पे लिखोगे इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग, और E2 को आप मान लोगे इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग सेकेंड बैग। ओके, और यहाँ पे हमने बॉल ड्रॉ की ना, जो भी हम ड्रॉ करते हैं तो उसको हम कोई भी मान लेते हैं, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। तो ए को हमने मान लिया इवेंट ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल। इतना समझ आ गया। अब हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फर्स्ट बैग है, कि फर्स्ट बैग में से निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, और दोनों बैग टोटल बैग कितने हैं 2। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ आप सेकंड की निकालोगे इवेंट 2 की, तो वो भी कितनी आ जाएगी 1/2। ओके, सो नेक्स्ट आप लोग निकालोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम बैग ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड फ्रॉम फर्स्ट बैग, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो प्रोबेबिलिटी रेड का इवेंट हमने क्या माना है, ए। यहाँ पे हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो रेड हमने सबसे पहले निकाली, मान लो फर्स्ट बैग में से, तो रेड निकालेंगे हम फर्स्ट बैग में से, तो A/E1, A/E1। तो यहाँ पे जो है, जो आपकी जो रेड बॉल है वो फर्स्ट E1 बैग में कितनी रेड बॉल है, 7, कितने में से, 9 में से। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालोगे रेड बॉल फ्रॉम E2 सेकंड बैग में से। तो सेकंड बैग में रेड बॉल कितनी है आपकी 3, और टोटल बॉल कितनी है 9, ठीक है। रेड बॉल पहले बैग में 7 थी, टोटल 7 थी, और सॉरी टोटल रेड बॉल 7 थी, वैसे टोटल बॉल्स कितनी है 9। ऐसे ही आप निकालोगे सेकंड बैग में से। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हमने किया क्या है, क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन है ना बेयस थ्योरम वाला बन जाता है प्रोबेबिलिटी में से। तो सबसे पहले E1 क्या होता है, इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग, हमने फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया। E2 क्या है, इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग सेकंड बैग। ए क्या है, जो हम ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ हमने क्या किया, रेड बॉल। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, E1 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर E2 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फर्स्ट बैग की, सेकंड बैग की। उसके बाद हम क्या निकालेंगे कि रेड फर्स्ट बैग में कितने रेड बॉल्स थे 7/9, सेकंड बैग में कितने हैं 3/9। इतना हो गया। अब हम अप्लाई करेंगे बेयस थ्योरम। तो बेयस थ्योरम में बोला गया था, एंड में बोला गया है, यहाँ पे लिख दोगे आप अप्लाई बेयस थ्योरम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो फर्स्ट बैग में से, फर्स्ट बैग कौन सा E1, इसमें से हमने क्या ड्रॉ करना है, रेड बॉल। तो हमने क्या निकालना है P/E1/A। अगर आपसे बोला गया इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, तब हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, कि मतलब सेकंड बैग में से हमने क्या निकाला, रेड बॉल। बट अब हमें कहा गया है कि फर्स्ट बैग में से आप लोगों ने क्या निकालनी है, रेड बॉल। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने कैसे लर्न करना है, जो भी आपको ये ऊपर दिया है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, तो इसको आप लोगों ने क्या लिखना है, इसको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिख लो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिख दो, ठीक है। ये वाला फर्स्ट वाला लिख दो, फिर जो आप सेकंड में इसको मल्टीप्लाई में लिखोगे, इसका उल्टा लिख दो, रिवर्सिबल, P/A/Y/E1 लिख दिया। डिवाइड में आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे कितने इवेंट है, 2 इवेंट। तो सबसे पहले तो जो हमने ऊपर लिखा है ना सेम ही यही लिख दो, P/E1 डॉट P/A/Y/E1 प्लस E1, प्लस में क्या कर दोगे, यहाँ पे 1 1 चेंज कर दो, 2 लिख दो। E2
A/E2। उसके बाद बस आप लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है 1/2 और A/E1 कितनी है 7/9 है। और नीचे 1/2 .7/9 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 .1/3। यहाँ पे इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1/3। तो ऊपर से आपका क्या आ जाएगा बच्चों आंसर 7/18। नीचे आपका बन जाएगा 7/18 प्लस 1 कितना वैसे कैंसिल आउट ना ही करो तो ठीक है, इसको कैंसिल रहने दो, इसको 3/9 ही रख लो। ठीक है, 3/9 तो ये कितना हो जाएगा 1/18 ना, कितना है जो इसकी वैल्यू 3/18। PA/A2 कितना है 3/9 था ना, 3/9, 3/9 यहाँ पे 7/9 था। ठीक है 3/9 तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 3/18। तो ये आपका हो जाएगा ऊपर से 7, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेती हूँ स्लाइड को। 7/18 नीचे है 7/18 प्लस 3/18। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7/18, नीचे एलसीएम 18 10, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7/18 18/10। तो कितना आ जाएगा 7/10 आंसर इसका। ठीक है, एक बार फिर से हम कैलकुलेशन यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, E1 कितना था 1/2। ठीक है, A/E1 था 7/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी थी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 था 7/9, इसकी थी 1/2 और यहाँ पे था 3/9। तो ऊपर से बन गया 7/18, यहाँ से बन गया 7/18, यहाँ से बन जाएगा 3/18। तो 7/18 और यहाँ पे था आपका 7। ओके 7, तो ये आपका बन जाएगा बच्चों यहाँ से 7/18 10/18 थे, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7/18। बच्चों हमारा जो 4 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है आपका। इसमें बोला गया है कि इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर बोल्ट्स, जो कि बोल्ट्स बनाते हैं, मशीन है यहाँ पे ABC मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली। जो A मशीन है वो इतने परसेंट 25% बनाती है, B मशीन 35% और C मशीन बनाती है 40%। ऑफ देयर आउटपुट्स आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल, उनमें से 5% 4% एंड 2% आपके क्या हैं बच्चों यहाँ पे डिफेक्टिव है। आगे बोला गया है ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट, कहते हैं एक बोल्ट को हमने वहाँ से निकाला है वो आपको डिफेक्टिव मिला है। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी, तो आपने बताना है कि अगर हम उसको मशीन बी के द्वारा मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो सेम हम क्या करेंगे E1 को मान लेंगे बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, ऐसे इवेंट 2 मान लेंगे बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय बी, और यहाँ के क्योंकि 3 है तो यहाँ पे हम थ्री इवेंट मानेंगे तो ये आ जाएगा सी। ओके, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो E1 का क्या आ जाएगा 25 और टोटल कितने है ये 20, टोटल कर लो आप इसका 25 35 40, तो ये कितना होगा 100, तो ये आपका आ जाएगा 0.25। ओके, ऐसे अब आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की, बच्चों ये आपकी आ जाएगी 0.35। ऐसे आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 तो वो आपकी आ जाएगी 0 पॉइंट कितना 40। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं कि E1 में से कितने डिफेक्टिव थे, E1 में कितने डिफेक्टिव हैं 0.05। ठीक है, इसको आप सेम करोगे डिवाइड बाय 100, फिर आप ऐसे निकाल लोगे E2 की तो वो भी कितनी आ जाएगी 0.04। फिर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालोगे E3 की, वो आपकी आ जाएगी 0.02। उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि हमें कौन किस किस मशीन में से निकालना है बी मशीन। तो बी मशीन का बच्चों हमारा इवेंट क्या है E2, तो मीन्स E2 बाय डी। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो क्या होता है P ऑफ E2, मैंने बताया था आपको P ऑफ E2। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर मैं इसको रिवर्स कर देंगे D/E2 कर दो और नीचे क्या करेंगे तीनों को प्लस कर दो। पहले एक बार E1 ले लो, फिर आप क्या ले लोगे E2, ओके, फिर E3 ले लेना। यहाँ पे E2 ले लिया मैंने, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर आप ले लोगे E3। तो
बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। तो ऊपर आपका है 0.E2 कितना है 0.35 और dy/E2 कितना है 0.04। ओके, डिवाइड में आपका है E1 कितनी है बच्चों आप लोगों की 0.25 और आपका यहाँ पे dy/E1 कितना है 0.05 प्लस E2 कितना है 0.35 एंड dy/E1 कितना है 0.E2 0.04 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 है आपकी 0.40 और dy/E3 कितना है 0.02। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व आउट कर लोगे। तो या फर्स्ट को सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर लिख रही हूँ। और नीचे इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.0125। इसको करोगे ये आपका आ जाएगा 0.0140 प्लस ये आपका आ जाएगा बच्चों 0.0080। तो ऊपर से आपका आ जाएगा 0.0140, डिवाइड में इन तीनों को प्लस कर दोगे आप लोग तो यहाँ पे आपका आएगा 0.0345। इन क्वेश्चंस को ना बच्चों सभी को खुद सॉल्व कर लेना बाद में, ठीक है। खुद सॉल्व करके इनको ट्राई करना क्वेश्चन को कि क्या आप कर पा रहे हो। यहाँ पे आपका इनका आंसर आ जाएगा 28/69। ओके, तो ये था आप लोगों के सारे जो है कंप्लीट 4 मार्क्स के क्वेश्चन। सो होप ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम आपके जो करेंगे 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो ओके बच्चों, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।